नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन इस जो वीडियो है उसमें करेंगे और इससे जो पिछला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पढ़े थे, जो पढ़ा वो आप देख सकते हैं, उसको एक बार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जन्म की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर जो रियासत थी, जयपुर रियासत में हुआ। ये दिगंबर जैन परिवार में जन्मे थे। जो सेठी आप देख सकते हैं, तो जैन परिवार और उसमें भी दिगंबर जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न बनता है कि कब जन्म हुआ, तो 9 सितंबर 1880 को। किस रियासत में इनका जन्म हुआ, तो जयपुर रियासत में। किस परिवार में हुआ, तो उसमें दिगंबर जैन परिवार में हुआ। माता पिता की यदि इनकी बात करें तो इनकी माता इंदू जी और पिता जवाहर जी सेठी थे। जो पिताजी हैं वो जवाहर जी सेठी। तो ये माता पिता की बात होती है। उसके बाद में उपनाम देख लेते हैं इनके। तो उपनाम की बात करें तो पहला है, जयपुर में जन जागृति के जनक इनको कहा गया है। इनको यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर में जन जागृति शिक्षा का जो प्रसार इन्होंने किया, तो इसलिए इनको जयपुर में जन जागृति का जनक कहा गया है। फिर इनको राजस्थान का दधीची कहा। किसने कहा, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा राजस्थान का दधीची। राजस्थान का दधीची किसे कहा गया, तो राजस्थान का जो दधीची है वो अर्जुन लाल जी सेठी जो है, अर्जुन लाल सेठी, उनको कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा कहा गया। उसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसे कहा गया। राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसे कहा गया और किसके द्वारा कहा गया। ये दोनों ही प्रश्न किसे कहा गया, तो ये कहा गया है अर्जुन लाल सेठी को। किसके द्वारा कहा गया, तो रामनारायण जी चौधरी द्वारा। ये दोनों आप ध्यान रखें, मेन यानी एक इनका जन्म हुआ, माता पिता हुए, माता पिता के बाद में इनको दधीची किसने कहा और दधीची के बाद में जो लोकमान्य तिलक है राजस्थान का वो किसने कहा। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इनकी जो शिक्षा है ये उस समय, यानी आप देख लीजिए, देश आज़ाद नहीं हुआ था और 19वीं जो शताब्दी लागू हुई, यानी कि 1900 की बात है, 1902 ईस्वी में इनको स्नातक की उपाधि प्राप्त हो गई थी। ये इन्होंने बीए करी थी, यानी उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक वेल एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने उस समय बीए कर ली थी। और बीए कहाँ करी थी, तो कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों वो सही है, प्रश्न में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आता है तो बिल्कुल सही, और महाराजा कॉलेज ये आता है तो भी सही। अब कहीं कहीं आपको आधी जानकारी ये मिल जाती है कि महाराजा कॉलेज, तो कुछ फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो कॉलेज होते हैं उनका फिर विश्वविद्यालय से एक जो पात्रता लेते हैं वो विश्वविद्यालय से लेते हैं। तो वही यहाँ बात आती है कि महाराजा जो कॉलेज है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही संबंधित था। तो ये दोनों में से कुछ भी आए या दोनों आए तो आप इसको सही करें। इसके बाद में ये एक मेधावी स्टूडेंट रहे हैं उस समय। तो इन्होंने प्रथम प्रयास में जो आईसीएस की परीक्षा होती थी उसको उत्तीर्ण की, लेकिन नौकरी इन्होंने नहीं की। अब देखिए नौकरी का कहाँ जिक्र आता है कि इन्होंने नौकरी का इनके पास में कहाँ आता है, तो हम आगे देखेंगे। एक तो इनको जो जयपुर का चोमू जो वहाँ पे सामंत थे ठाकुर देवी सिंह जी, इन्होंने अपने यहाँ पे इनको शिक्षक भी रखा, जो पीए कहते हैं उस वो भी इनको रखा। लेकिन कुछ समय बाद ये उस नौकरी को भी छोड़ देते हैं और आगे हम और देखेंगे भी थोड़ी देर में। आपको लगेगा बिल्कुल कि ये नौकरी के प्रति नहीं, इनका पूर्ण निष्ठा क्रांति, यानी कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के प्रति ही थी। ये एक बड़े क्रांतिकारी राजस्थान के साबित हुए। और आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें प्रश्नों में मिल सकती है। प्रतियोगी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कई सारे प्रश्न इनके इस टॉपिक से बन सकते हैं। फिर ये मथुरा में यहाँ भी शिक्षक रहे, फिर मथुरा में भी शिक्षक रहे। 1904 में जो दिगंबर जैन महासभा द्वारा संचालित विद्यालय था
उस विद्यालय के अंदर ये शिक्षक का कार्य इन्होंने किया 1904 में। 1902 में इनकी स्नातक हुई, 1904 में ये वहाँ भी रहे और थोड़े समय जो चोमू है वहाँ पर भी रहे। उसके बाद 1905 में ये सहारनपुर आ गए। फिर देखिए इन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना करी, और कब करी, तो ये जैन शिक्षा प्रचार समिति जो है ये 1905 में की गई। कहाँ की, तो जयपुर में की। दोस्तों ये जो नाम से इस तरीके से लग रही कि ये जैन शिक्षा प्रचार समिति जो है वो जैन लोगों को शिक्षा देने के लिए, जो शिक्षा का प्रचार करने के लिए किया गया होगा इसका गठन। लेकिन वास्तविक यदि हम बात करें तो इसकी वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता ये थी कि क्रांतिकारियों को ट्रेंड करने के लिए एक तरह से संस्था इन्होंने गठित करी थी, और उसके अंदर जो गोला बारूद बनाना और ये चीज़ें सिखाना क्रांतिकारियों को इन्होंने सुनिश्चित किया इसमें। तो इसका नाम पे यदि जाएं तो ये क्या है, जैन शिक्षा प्रचार समिति, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी इसकी, यानी बम बनाना सिखाया जाता। तो अब फिर देखिए जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 ईस्वी में स्थापना करी, और 1908 में इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया। एक शिक्षा प्रचार समिति है और एक जैन शिक्षा सोसाइटी है। फिर ये इनका जो स्नातक होता है, बीच में ये एक दो जगह पढ़ाते हैं और इस तरीके से शिक्षा का एक गठन करते हैं। तो जो जयपुर के शासक है सवाई माधो सिंह द्वितीय, ये इनको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इनको जो दीवान बोलते हैं हम, तो दीवान बनाना चाहते हैं अपने रियासत का, या प्रधानमंत्री ये इनको नियुक्त करना चाहते हैं। और इनके पास एक चीज़ और आता है, एक ऑफर और, कि चोमू जो मैंने आपको अभी बात करी कि इन्होंने एक नौकरी और ठुकराई थी, तो ये प्रश्न बनता है कि इन्होंने कौन सा पद ठुकराया था। तो वास्तविक तो ये था चोमू के न्यायाधीश का पद, या फिर सवाई माधो सिंह सेकंड के जो प्रधानमंत्री बनने का पद। लेकिन प्रश्न इस तरीके से बन जाता है कि ये अर्जुन लाल सेठी को जो न्यायाधीश का पद मिला था वो किस रियासत की किन सामंत के यहाँ पे, या ये जो रियासत का जो हिस्सा है किस जगह का था। तो चोमू के ये न्यायाधीश का पद इनको मिला था और वो इन्होंने ठुकरा दिया था। चोमू जो है जयपुर के अंदर, वहाँ का न्यायाधीश का पद ठुकराया। क्यों ठुकराया, क्योंकि इनकी प्रबल इच्छा क्या थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी, अंग्रेजों को भगाना, अंग्रेजों को यहाँ से रवाना करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था, ना कि नौकरी करके पेट पालन करना। तो फिर उसके बाद में देखिए आप, इनका एक कथन है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन हो गया। ये डायरेक्ट ऐसा ही इसको छाप के ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, किसके लिए कहा गया है। तो अर्जुन लाल सेठी जी है, उन्होंने एक कथन कहा, क्या कथन कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, अंग्रेजों को ये नौकरी करेंगे यदि, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा, अंग्रेजों को यहाँ से रवाना कौन करेगा, उनके विरुद्ध कौन लड़ेगा। तो ये प्रश्न, ये कथन आपका बिल्कुल आप इसको याद रखें, क्योंकि इसका एक प्रश्न बन सकता है कि अर्जुन लाल सेठी का कथन क्या था। ये तो ऑप्शन में नहीं आए, लेकिन ये जो कथन है वो कथन आपको दे दिया जाए वो किसका था, ये आपके ज़रूर से एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आप देखिए आगे, ये राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कहलाए, और इन्होंने और भी कुछ स्थापना, एक संस्थान है उनकी स्थापना करी, उसमें सहयोग किया। तो एक तो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, और आगे मैंने पहले बताई दी आपको दो। उसके बाद 1907 में सूरत में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ये ध्यान रखें आप कि कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कहाँ भाग लिया, तो इन्होंने भाग लिया था सूरत में। या फिर ये प्रश्न बन जाए कि सूरत में इन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया, तो कांग्रेस अधिवेशन। कब भाग लिया, तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हालांकि ये प्रश्न इनसे रिलेटेड, लेकिन ये अधिवेशन में ये गए थे, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष थे। अब देखिए आगे, इन्होंने जो लॉर्ड होर्डिंग पर बम की योजना थी इन्होंने ही बनाई थी, यानी कि ये उस योजना के जो शिल्पकार कहें, मास्टरमाइंड कहें, तो वो कौन थे, अर्जुन लाल सेठी थे, जो 12 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर जो बम फेंके जाते हैं और हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके जो मास्टरमाइंड थे वो यही थे। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है, विजय सिंह जी पथिक के बारे में बात करी थी। तो कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाती है और उसी दौरान क्या किया जाता है, एक जुलूस का आयोजन होता है, और उस जुलूस आयोजन में ही बम
फोड़े जाते हैं और उसमें और भी सदस्य रहते हैं, लेकिन वो योजना इनकी थी, ये ध्यान रखें। और जो जोरावर सिंह बारठ है वो मुख्य आरोपी रहते हैं, जो कि इनके ही शिष्य हैं। अब देखिए आगे एक और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या करते हैं कि उस समय इनको धन इकट्ठा करना होता है। क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ यदि संचालित करनी है तो नॉर्मल सी बात है, ये नौकरी करना नहीं चाहते हैं कोई भी क्रांतिकारी, तो धन इकट्ठा कैसे करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक महंत रहते हैं बनारस में, और वो जो महंत है थोड़े धनिक रहते हैं, उनके पास धन की पर्याप्त मात्रा में धन रहता है। तो 20 मार्च 1913 को ये क्या करते हैं, वहाँ से जाते हैं ये सिर्फ लूटने के लिए, मतलब इनके और भी साथी रहते हैं, तो उस धन को लेना था इनका मकसद। लेकिन उस बीच बचाव में वहाँ के जो महंत हैं, उन महंत की निमेज, जो कि बनारस के अंदर निमेज और आरा, ये भी आ सकता है कि निमेज हत्याकांड, ये भी आ सकता है कि आरा हत्याकांड और बनारस हत्याकांड, किसी भी तरीके से आता है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करें। 1913 में 20 मार्च, तो वहाँ उस बीच बचाव में महंत और उनके नौकर की हत्या कर दी हो जाती है। उसका आरोप इन पर ही लगता है, उसका आरोप इन पर लगता है। और उसमें कौन कौन, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अकेले नहीं थे। यहाँ देखिए आप, मोतीचंद जो हैं, एक उनको मृत्युदंड मिलता है इसी में, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिलता है, और इसी कांड के कारण, इसी हत्याकांड के कारण इनको मद्रास की जो वेल्लूर जेल है उसमें 5 वर्ष तक नज़रबंद किया जाता है। 5 वर्ष तक नज़रबंद किया जाता है किस जेल में, वेल्लूर जेल में, ये आप ध्यान रखें। वेलूर जेल में 5 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा जाता है। 5 वर्ष, कितने वर्षों के लिए रखा गया, तो 5 वर्ष के लिए। अब उसके बाद में वो एक और चीज़ है कि ये जो जोरावर सिंह बारठ हैं, इनको भी इसी हत्याकांड के लिए मृत्युदंड घोषित किया गया था, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हुए। मृत्युदंड तो घोषित हो गया था, लेकिन ये अंग्रेज़ों के हाथ में ही नहीं आए, और ये सतत फरारी में ही रहे। और 1939 में कहा जाता है कि 1939 में जब ऐसा फैसला आता है, जो इलेक्शन हो जाते हैं, प्रांतीय इलेक्शन होते हैं, और इनको कांग्रेस इनको एक तरह से उस दोस्त में मुक्त कर देती है कि निमेज हत्याकांड से। लेकिन जब ये फैसला आता है उसी समय इनका निधन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये गिरफ्तार नहीं हुए थे जोरावर सिंह बारठ आजीवन। उसके बाद में देखिए आप, इन सब की सूचना किसने दी थी, इनके बारे में मुखबिर कौन था, तो वो आप ये ध्यान रखें, शिव नारायण या शिव नारायण, ये मुखबिर था इस केस के अंदर। निमेज और आरा जो हत्याकांड हुआ था बनारस का, इसके अंदर कौन था मुखबिर, तो शिव नारायण। उसके बाद में इनको जब वेलूर जेल में रखा जाता है तो 5 वर्ष तक वहाँ पे ये नज़रबंद रहे। 5 वर्ष के बाद में 1920 में इनको रिहा कर दिया जाता है। 1920 के इनको रिहा कर दिया जाता है, और रिहा होते जब ये वापस राजस्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं तो महाराष्ट्र में इनका जगह जगह, इंदौर में भी स्वागत होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो तिलक जी हैं, लोकमान्य तिलक, वो इनका भव्य स्वागत करवाते हैं कि मराठा जो भूमि है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, उस पर आपके जो कदम है वो पड़े, आप महान क्रांतिकारी है, तो ये वहाँ रोकते हैं इनको, और इनका एक अच्छा सा स्वागत होता है। उसके बाद में इंदौर में भी होता है, और फिर धीरे धीरे ये वापस राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, राजस्थान में इनका प्रवेश हो जाता है। आगे देखते हैं उसके बाद में और कौन सी घटना में इनका नाम या संबंध रहता है। तो विदेशी 1921 में पंडित गौरीशंकर जो हैं, उनके नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चलता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो उसी बहिष्कार के अंतर्गत ये भी शामिल होते हैं 1921 में। 1920 में एक असहयोग आंदोलन होता है, तो उसके अंदर भी ये नागपुर अधिवेशन में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। असहयोग आंदोलन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें नागपुर अधिवेशन जो होता है, उस अधिवेशन में इनको गिरफ्तार करके सागर जेल में 1.5 वर्ष के लगभग इनको कारावास हो जाता है। 1.5 वर्ष की इनको यहाँ पे फिर गिरफ्तारी हो जाती है इनकी, और कहाँ रखा जाता है, तो सागर जेल में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, उसके दौरान इनको राजपूताना जो का प्रांतीय डिक्टेटर इनको घोषित किया जाता है, प्रांतीय डिक्टेटर इनको घोषित किया जाता है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में दोस्तों एक काकोरी जो कांड है, एक बहुत ही बड़ा काकोरी जो लूट कांड होता है ट्रेन का, जिसमें अंग्रेज खजाना लेके जा रहे होते हैं, और उसमें ही क्रांतिकारी क्या करते हैं कि ट्रेन को चेन खींच लेते हैं, और यहाँ पे एक
जो खजाना जा रहा होता है, अंग्रेज सिपाही उसका पहरेदारी कर रहे होते थे, ये लूट लेते हैं। और उस लूट के आरोपी 3-4 सदस्य थे। उनमें से जो एक सदस्य है, जो काकोरी कांड होता है उसके अशफाक उल्ला खां, उनको ये राजस्थान में छुपाते हैं। उनकी जो फरारी है, उस फरारी के अंदर ये मदद करते हैं। ये ध्यान रखें आप, अशफाक उल्ला खां को ये राजस्थान के अंदर छुपा के रखते हैं। फिर जब ये वापस जयपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि जयपुर रियासत से पहले नौकरी इन्होंने की नहीं और उसके क्रांतिकारी बन गए, तो ये जब जयपुर वापस जाना चाहते हैं तो जयपुर रियासत में आने के लिए इनका ये एजीजी जो होता है, सी आर्मस्ट्रांग, ये बिल्कुल महाराजा को समझा देता है और यहाँ जयपुर आने पर इनका प्रतिबंध लग जाता है। एक तरह से जयपुर ये वापस नहीं आ सकते हैं, जयपुर का आना इनका वर्जित हो जाता है, जयपुर में प्रतिबंध लग जाता है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, किसके द्वारा? तो एजीजी आर्मस्ट्रांग इन पे प्रतिबंध लगवा देता है। फिर ये अपनी कर्मस्थली जब राजस्थान में आ जाते हैं तो ये रुकते कहाँ हैं, फिर उसके बाद ये कहाँ कार्य करते हैं? तो कर्मस्थली किसको बना लेते हैं? अजमेर को बना लेते हैं। अजमेर पर ये फोकस करते हैं कि अब यहीं रहना है, यहीं से सारी गतिविधियाँ संचालित करनी है। तो ये अजमेर में जब रहते हैं तो अजमेर में रह के ये अपना नाम भी परिवर्तित कर देते हैं। अपना नाम जो है अर्जुन लाल सेठी से ये क्या कर देते हैं? अपना नाम करीम खान क्या कर देते हैं? करीम खान। तो ये ध्यान रखें आप, अपना नाम करीम खान ये कर देते परिवर्तन के बाद। और यहीं पर मुस्लिम बच्चों को मस्जिद में एक मस्जिद में मुस्लिम बच्चों को फारसी जो है उसकी शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उस समय बीए इन्होंने कर रखी, पढ़े लिखे थे, आईसीएस की एग्ज़ाम इन्होंने कर रखी, न्यायाधीश का पद इनको मिला था, वो इन्होंने त्याग कर दिया। आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात। तो ये मुस्लिम बच्चों को फारसी की शिक्षा यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 1934 को इनको राजपूताना और मध्य भारत कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाता है, परंतु कुछ मतभेदों के कारण ये वहाँ से सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब गांधी जी अजमेर आते हैं तो इनसे मिलते हैं। आप देखिए इनका व्यक्तित्व और कितने बड़े क्रांतिकारी हैं कि गांधी जी इनसे स्वयं मिलने के लिए वहाँ जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में भाग लीजिए, यानी कि आप बिल्कुल राजनीति में आइए। लेकिन ये पूर्ण रूप से मना कर देते हैं, राजनीति में आने के लिए ये मना करके बच्चों को पढ़ाना ही उचित समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी कुछ पुस्तकें हैं। दोस्तों ये जो पुस्तकें और नाटक हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखें। पुस्तकें कौन कौन सी? तो शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। नाटक कौन कौन से हैं? तो महेंद्र कुमार पार्श्वयज्ञ, और एक और नाटक इनका जो मदन पराजय करके। ये तीनों नाटक आप ध्यान रखें, पुस्तकें ध्यान रखें, जो इनकी 2 पुस्तकें शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। उसके बाद में एक कथन है पंडित सुंदरलाल जी का इनके लिए कि अर्जुन लाल सेठी के लिए कथन, क्या कथन है कि दधीची जो हमने बताया कि इनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है, तो क्यों कहा गया? तो दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। उनका जो त्याग है, समर्पण है, देश के लिए जो क्रांतिकारी वो हुए, और उसी के लिए उनको ये कहा गया। और ये कथन किसका था? सुंदरलाल जी का। अब सुंदरलाल जी की एक पुस्तक और है, भारत में अंग्रेजी राज्य, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें क्योंकि इनसे रिलेटेड आ रहा है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लें। उसके बाद में ये जब वहाँ पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते समय ही, यानी कि अजमेर में रहते समय ही इनका निधन हो जाता है। तो चूंकि इन्होंने नाम भी अपना बदल लिया था, नाम क्या रख लिया था इन्होंने? करीम खां। और ये फारसी पढ़ाते हैं मुस्लिम बच्चों को, मस्जिद में ही रहते हैं। तो लोगों को यही विश्वास था पूर्ण रूप से कि ये मुस्लिम समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो एकता है उस एकता के लिए भी कार्य किया। तो वहाँ पर जब इनका निधन होता है तो इनको दफना दिया जाता है। तो दोस्तों कहीं कहीं ये भी पढ़ा जाता है कि इनकी इच्छा ये थी कि इनको दफना जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये चूँकि नाम परिवर्तित कर देते हैं और मस्जिद में ही रहते हैं, बच्चों को फारसी पढ़ाते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि ये मुस्लिम है और उसीलिए इनको वहाँ पे निधन के बाद इनको दफना दिया जाता है। दिसंबर 1941 में ये अजमेर में ही इनका निधन होता है और यहीं पे इनको दफना दिया जाता है। तो ये थी मुख्य बातें अर्जुन लाल जी के बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। एक महान क्रांतिकारी रहे हैं ये। तो देखिएगा आप इनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे निमेज बनारस हत्याकांड, लॉर्ड होर्डिंग पर बम की योजना की ये मास्टरमाइंड थे, इन्होंने जो स्थापना की वो, और एक जो न्यायाधीश पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी कि ग्रहण ही नहीं किया उसको, वो
इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जयपुर, यहाँ जो राजस्थान की क्रांति है उसमें हम जयपुर, अजमेर और कोटा के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये जयपुर जो क्रांति होती है, जयपुर के जो क्रांतिकारी हैं वो ये हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए लाभप्रद हो रहे होंगे इस समय, और यदि ये आपके लिए लाभप्रद हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने आज ही ज्वाइन किया है, वीडियो देखा है, तो आप और लिंक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप बहुत सारी लिंक्स आपको मिलेगी, आपके लिए लाभप्रद होगा। आपके दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।